प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बोर्ड परीक्षा कृषि रसायन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज 5 पर चर्चा करते हैं। तो 5वीं सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जो बहुविकल्पिक और लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो ध्यान से इस पूरी सीरीज के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध में दुग्धम शर्करा पाई जाती है। दुग्धम एक शर्करा है, उसकी मात्रा कितनी होती है? ए है 5.45%, ब 6.90%, स 4.90%, द 3.50%। तो आपको जानकारी है कि गाय के दूध में दुग्धम जो शर्करा होती है वो 4.90% होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैविक खाद भूमि की कौन सी अवस्था पर प्रभाव डालता है? तो जैविक खाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो जीवांशों से बनता है। तो इसमें अ है जैविक अवस्था पर, रासायनिक, स भौतिक, द उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि जैविक खाद इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी जैविक और भौतिक और रासायनिक सभी अवस्था पर इससे प्रभाव डालता है, इसलिए इसमें उत्तर आ जाएगा द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, पत्ता गोभी में पत्ते मुड़ने का कारण निम्न तत्व की कमी का होना है। यह ध्यान रखिए कि पत्ता गोभी में पत्ते मुड़ने वाली बात है। वैसे कुछ पत्ते छोटे होना और उनका ऊपर से मुड़ना मैग्नीशियम के कारण भी होता है, लेकिन यहाँ पर पत्ता गोभी वाले में ऑप्शन में आएगा ऑप्शन द क्लोरीन। तो इसमें ए ऑप्शन था मैग्नीशियम, ब जिंक है, स कैल्शियम है, द क्लोरीन। तो क्लोरीन इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों की जड़ों में पोषक तत्वों के आयनों के प्रवेश की क्रियाविधि है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय अवशोषण, ब सक्रिय अवशोषण, स अ एवं ब, और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें जानकारी है कि पौधों में की जो जड़ें हैं उनमें पोषक तत्व जो आयनों के रूप में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो दो तरह से उनका अवशोषण होता है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा स। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ढेंचा के कोशिका रस का पीएच मान होता है। ढेंचा को जंतर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें यदि जंतर नाम आ जाता है तो इसमें ए ऑप्शन है 4.0 पीएच, ब 5.0, स 4.5, द 7.5। तो हमें जानकारी है कि ढेंचा का जो रस होता है वो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसलिए हमें इनमें देखिए जो कम मान है 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। उनमें से 4.5 है, एक 4 है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके 4, पीएच मान 4 है उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम, निम्न में से क्षारीय मृदा सुधारक है। तो ए ऑप्शन है गंधक का अम्ल H2SO4, ब फेरस सल्फेट Fe2SO4.7H2, स कैल्शियम पॉलीसल्फाइड CaS5, द उपरोक्त सभी। तो हमें जानकारी है कि ये सभी क्षारीय मृदा सुधारक है। क्षारीय मृदा सुधारक में गंधक का अम्ल भी काम में लाया जाता है, फेरस सल्फेट भी काम में लाया जाता है, और इन सब की एक प्रकृति और यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जो अम्लीय प्रकृति के जो अम्लीय क्षारीय मृदा सुधारक है वो कौन कौन से है, तो उसमें भी ये सारे उदाहरण आ जाए, इसमें उपरोक्त सही आ जाएगा क्योंकि सब में ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है इनमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ESP 40 से 60 के अंतर्गत सहिष्णु वर्ग की फसलें हैं। हमें मालूम है कि जब भूमि सुधार कर देते हैं हम, तो उसके बाद भी जो फसलें हैं उनको सहिष्णुता के आधार पर उनकी बुआई करनी चाहिए। तो ESP आपको पता है एक्सचेंज, सोडियम एक्सचेंज जो परसेंटेज है प्रतिशतता है, उसका मान 40 से 60 के अंतर्गत कौन सी फसलें आएगी? तो देखिए ए ऑप्शन है सेम बालोर, ब जई चावल, स गेहूँ, जो मटर, इसके अंतर्गत रिचका वगैरह भी होता है, द नींबू, रोड्स घास, नारंगी। तो इसमें उत्तर आपके आ जाएगा 40 से 60 के अंतर्गत गेहूँ, जो मटर वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं, टमाटर और रिचका। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, सिंचाई जल की गुणवत्ता व उपयोगिता निम्न घटक पर निर्भर करती है। जो सिंचाई जल हमें
मृदा में, क्योंकि उसकी मृदा की जो अम्लता क्षारकता है वो सिंचाई जल पर भी निर्भर करती है। तो सिंचाई जल की जो गुणवत्ता है और उसकी उपयोगिता है वो कौन कौन से घटकों पर निर्भर करती है, जिससे अपन उसका मान ज्ञात करते हैं। तो पहला है EC अर्थात इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, विद्युत चालकता पानी में घुलनशील लवणों के कारण होती है। वह है SAR सोडियम अधिशोषण अनुपात, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। स है RAC रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, जिसको अपन अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसमें भी उत्तर आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी। इन सभी के आधार पर सिंचाई जल की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, pH प्रसार मान 6 से 7.5 मान निम्न फसल के लिए उपयुक्त मान है। अ है गेहूँ, ब जौ, स मक्का और द है उपरोक्त सभी। तो ये ऐसे भी हमको जानकारी होनी चाहिए। 6 से 7.5 जो मान होता है इन सभी फसलों के लिए ये उपयुक्त pH प्रसार होती है, गेहूँ के लिए, जौ के लिए, मक्का के लिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, धनायन विनिमय क्षमता मृदा कणों पर बढ़ने का क्या कारण है। अ है मृदा कणों का अधिक महीन होना, ब है मृदा में कले की मात्रा अधिक होना एवं उनके प्रकार, और स है pH मान अधिक होना या क्षारीय होना। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसमें, क्योंकि धनायन विनिमय क्षमता जो मृदा कणों पर बढ़ने का कारण होता है, मृदा कणों का अधिक महीन होना, और जितना महीन होगा उतने धनायन विनिमय क्षमता होगी। दूसरा कारण है मृदा में कले की मात्रा यदि अधिक होंगी, जिस तरह से मोंटमोरोलाइट, केओलिनाइट, तो उनके प्रकार है उन पर भी निर्भर करता है। जितने ज़्यादा होंगे उसकी धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होंगी। pH मान भी अधिक होता है, यदि उसकी क्षारीय मृदा होती है तो उनमें भी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होंगी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। अब ये रिक्तिस्थान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्तिस्थान कणों पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कौन? कोलाइड कणों पर। तो कोलाइड कणों पर जो उपस्थित ऋण आवेश होता है उसके कारण ही धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसमें कोलोइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इलाइट समूह क्ले मृत्तिका को रिक्तिस्थान भी कहते हैं। तो इलाइट समूह जो क्ले होता है, हमने पढ़े हैं क्ले, मोंटमोरोलाइट, केओलिनाइट, इलाइट। तो इलाइट समूह में जो मृत्तिका है उनको हाइड्रस माइका भी कहते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा इसमें हाइड्रस माइका। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा का ऊर्ध्वाकार काट जिसमें विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं रिक्तिस्थान कहलाती है। तो हमने पढ़ा है उसको मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऋण आयन विनिमय को रिक्तिस्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आयन विनिमय को अम्ल विनिमय भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात रिक्तिस्थान से इतने तक होता है। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलीदार और गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 से 30:1 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दूध में अधिकतर जीवाणु रिक्तिस्थान ताप क्रम पर शीघ्र वृद्धि करने के कारण दूध खट्टा होकर के खराब हो जाता है। इसलिए हम उसको कम टेम्परेचर पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो इसमें रिक्तिस्थान में जाएगा। दूध में अधिकतर जीवाणु कितने तापक्रम पर शीघ्र वृद्धि करते हैं? तो वो 10 से 40 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, अभी दूध खराब होने के चांस बढ़ गए हैं जैसे ही, तो इसलिए दूध खराब हो जाता है, इसलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ताज़े दूध का COB परीक्षण करके, ये रिक्तिस्थान है, ये ताज़े दूध का कौन सा परीक्षण करके? दूध में खीस मिलावट का पता करके अलग करके गुणवत्ता नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये क्लोट ऑन जो बॉइलिंग टेस्ट होता है COB, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टेस्ट के आधार पर हम उसकी में खीस की मिलावट का पता लगा लेते हैं, उसकी गुणवत्ता नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खीस का रंग तरल रिक्तिस्थान की अधिकता के कारण पीला होता है। खीस के अंदर तरल पदार्थ सा क्या है जिसके कारण वो पीला होता है? तो रिक्तिस्थान आ जाएगा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 19,
क्रीम दूध से पृथक किया गया पदार्थ है जिसमें वसा की कम से कम कितने प्रतिशत मात्रा से अधिक होती है? रिक्त स्थान आ जाएगा 20% से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, दही में पाई जाने वाली प्रोटीन रिक्त स्थान अधिक पाचक होती है। तो दही में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जैसे दूध में भी आपको पता है केसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो दही में भी इसका उत्तर आ जाएगा केसिन प्रोटीन, ये अधिक पाचक होती है। आपको मालूम है कि हम दही अधिकतर खाने के साथ भी दही का उपयोग करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि अधिक पाचक होता है, खाने को पचा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं हम। कुछ अपन लघुतरात्मक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो हरी खाद क्या होती है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जीवांश होते हैं, उनको उसके अंदर मिट्टी के अंदर ही दबा देते हैं, तो वो ही हरी खाद का रूप ले लेते हैं। तो इसको देखिए, परिभाषा देखते हैं कि अविच्छेदित हरे पादप, यानी पहले बुआई करेंगे, बुआई करके वापस उसमें जो हल चला करके और उसी के अंदर उसको मिट्टी में दबा देंगे। तो अविच्छेदित हरे पादप अवशेषों या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने तथा उर्वरता उन्नत करने हेतु मृदा में जोतना अथवा दबाना हरी खाद देना कहलाता है। तो हरी खाद में जो अधिकतर काम में आने वाले जो पौधे हैं, फसलें हैं, वो कौन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। हरी खाद में कौन कौन सी फसलें अधिकतर काम में लाई जाती है, क्या क्या बुआई करते हैं? तो एक तो ढेंचा, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ढेंचे का जो पीएच मान होता है कितना होता है, उसका 4.0 होता है, तो वो क्षारीय मृदा सुधार में काम में लाता है। तो गंवार, लोबिया और इसी प्रकार से वनों से प्राप्त जो पत्तियां हैं वो भी हरी खाद के रूप में काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 22, पास्तुरीकरण से क्या अभिप्राय है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पास्तुरीकरण क्रिया क्या है? ये दूध को शुद्ध रखने के लिए, यानी कि उसको खराब नहीं हो, अधिक समय तक अच्छा रहे, तो इसलिए ये पास्तुरीकरण की क्रिया की जाती है। वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर अर्थात 63 डिग्री या 72 डिग्री टेम्परेचर पर, क्योंकि दो विधियां हैं, एक तो अधिक टेम्परेचर वाली, एक कम तापमान वाली, और एक अधिक समय और कम समय वाली। तो देखिए, हम वापिस पढ़ते हैं कि वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम 63 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस पर निश्चित समय 30 मिनट या 15 सेकंड तक रखकर प्राय उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, पास्तुरीकरण क्रिया कहलाती है, जिसके बारे में फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सबसे पहले जानकारी दी थी। तो देखिए, इसमें दो तरह की जो विधियों के बारे में आगे और जानकारी देंगे, एक तो कम तापमान और अधिक समय, और एक कम तापमान अधिक समय है, और ये अधिक तापमान और कम समय वाली विधि है। क्वेश्चन नंबर 23, क्रीम सेपरेटर का कार्य एवं सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है कि क्रीम सेपरेटर मशीन का कार्य दूध से क्रीम को अलग करना है, यानी जो दूध से क्रीम निकालते हैं उस क्रीम को अलग करने का नाम इससे वाकिफ है। देखिए, क्रीम सेपरेटर था, क्रीम को अलग करने वाली मशीन। तो क्रीम सेपरेटर मशीन का कार्य दूध से क्रीम को अलग करना है, जो एक यांत्रिक विधि से क्रीम को पृथक करती है। ये ध्यान रखें, यांत्रिक का मतलब उसको गति कराएंगे, मशीन को मोटर रहती है उसके अंदर, तो इस तरह से उसको अलग कर देंगे। तो एक तो मशीन होता है, एक साधारण तरीके की मशीन होती है जिसको चलाते हैं, और एक मोटर से चलने वाली मशीन होती है, जिसके बारे में आपने पुस्तक में पढ़ा है और आगे भी जानकारी देंगे। दूसरा, इसमें सिद्धांत पूछा गया है कि सिद्धांत क्या है? तो ये क्रीम पृथक्करण भौतिक नियम जो अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, जो कि दूध में वसा एवं सपरेटा दूध के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होने के कारण, सपरेटा दूध से तात्पर्य है कि दूध में से यदि क्रीम को निकाल दिया जाता है तो बाद में जो बचा हुआ दूध होता है वो सपरेटा दूध कहलाता है। तो दूध के अंदर वसा और जो सपरेटा दूध है उनका आपेक्षिक घनत्व है उसमें अंतर होता है, और उस अंतर होने के कारण ही अपकेंद्रीय विधि से कम आपेक्षिक घनत्व वाला जो वसा होता है पदार्थ, वसीय पदार्थ, वो केंद्र की तरफ बाउल में प्रवेश करता है। ये ध्यान रखें, अंदर केंद्र की तरफ बाउल होता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, जबकि
अधिक आपेक्षिक घनत्व वाला जो पदार्थ है जो कि स्प्रेटा दूध कहलाता है, जिसमें से क्रीम निकल जाती है, तो बचा हुआ जो दूध होता है वो केंद्र से दूर अर्थात बाउल के बाहरी परिधि की ओर स्पाउट होता है, तो स्पाउट के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, बाउल का क्या उपयोग है, स्पाउट का क्या उपयोग है, ये भी आपने पढ़ा हो। क्रीम सेपरेटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, उसको समझाइए, ये भी क्वेश्चन आपके आता है, उसको अच्छी तरह देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अपन कि धोवन पदार्थों का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। धोवन पदार्थ क्या है, ये भी दूध से संबंधित ही है कि जो धोवन पदार्थों का उपयोग दुग्ध पात्रों या बर्तनों को सफाई में किया जाता है, जो 4 प्रकार के होते हैं। अधिकतर हम यहाँ दूध की बात कर रहे हैं, इसलिए दूध के बर्तनों की बात कर रहे हैं, वो साफ स्वच्छ दूध प्राप्त हो हमें, इसलिए 4 प्रकार के धोवन पदार्थ काम में लाए जाते हैं। क्षारीय धोवक, अम्लीय धोवक, तीसरा है जटिल फॉस्फेट और चौथा है आद्रक धोवक। क्षारीय धोवक में हम ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडा राख, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मीठा सोडा होता है उसको भी काम में लेते हैं, तो ये सब आपके क्षारीय धोवक है। तो आपको ध्यान रखना है क्षारीय धोवक का कोई एक भी उदाहरण पूछे तो आपको ये लिख देना है, या सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दो, मीठा सोडा, सोडा राख लिख दो, या ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसी प्रकार से अम्लीय धोवक है वो टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, ये अम्लीय धोवक है। इसी प्रकार से देखिए तृतीय है जटिल फॉस्फेट, सोडियम टेट्राफॉस्फेट, सोडियम ट्राईपोली फॉस्फेट, तो सोडियम टेट्रा की जगह यहाँ पर ट्राईपोली आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा है आद्रक धोवक, जैसे टीपोल है, सल्फोनिविलिक एल्कोहल है, तो ये इसके उदाहरण हैं। इसी के बाद क्वेश्चन 25 नंबर का लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है, कोई से 4 लाभ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके 6 लाभ लिखे हैं, अपन उसके अनुसार लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने ऊपर वाले क्वेश्चनों के प्रत्येक में एक एक उदाहरण दीजिए, मैंने तीन अधिकतर इसमें उदाहरण, इसमें 2 उदाहरण दिए हैं, तो अपन उसी के अनुसार उसके एग्जाम्पल याद रखें, कम से कम एक 2 उदाहरण अपन याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्मी कंपोस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले हम ये जाने कि वर्मी का मतलब है ये केचुओं से प्राप्त होने वाला खाद है। तो वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद भी कहा जाता है, जो केचुओं एवं कार्बनिक पदार्थों से वर्मी तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी हमें ध्यान है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, एक प्रकार से जैविक खाद है, तो जैविक खाद का एक प्रकार है। तो जैविक खाद में कई तरह का आता है, गोबरी खाद भी आता है, कंपोस्ट खाद भी आता है, तो नाफेड भी आता है। तो इस तरह से कहने वाले सभी जो खाद है वो इसके अंतर्गत जो आते हैं। इसी प्रकार से तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद भी कहा जाता है। केचुआ एवं कार्बनिक पदार्थों से वर्मी तकनीक के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये वर्मी तकनीक क्या है? वर्मी तकनीक के अंतर्गत 3 तकनीक आती है इसमें, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंजर्वेशन। तो इसका विस्तार से जैसे कि पुस्तक में बताया गया है और आगे हम इसके बारे में जानकारी देंगे। वर्मी कंपोस्ट के लाभ, तो क्वेश्चन एक ये भी पूछा सकता है कि वर्मी तकनीक से क्या अभिप्राय है, तो ये 3 आपको उसमें तकनीक लिखनी है, वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंपोस्ट के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं कि मृदा के ये भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं। यही बात अपन इसमें लिखते हैं कि जैविक खाद के क्या लाभ है, तो जैविक खाद से भौतिक, रासायनिक और जैविक सुधार होता है। तो देखिए यहाँ गोबर खाद की तुलना में अधिक मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है वर्मी कंपोस्ट में। दूसरा बिंदु है मृदा की जल धारण की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और हमें ये भी मालूम है कि ह्यूमस है उसकी भी जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है। अतः भूमि का कटाव भी रुक जाएगा। जल धारण जब क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी, जल को सोख लेगा, तो जो भूमि है, अपर्दन है, वो कम हो जाएगा, भूमि का कटाव रुक जाएगा। तीसरा बिंदु है खेत में दीमक व खरपतवार का प्रकोप भी कम हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीमक का प्रकोप रुक जाएगा, क्योंकि वो जो वर्मी जो केचुआ है वो खुद ही जीव है, तो उनका इनका दमन कर देगा, उनको नष्ट कर देंगे, और खरपतवार है उसका भी प्रकोप कम हो जाएगा। चौथा है खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। जो ह्यूमस होता है उपजाऊ भाग होता है मृदा का, तो इसलिए उपज भी बढ़नी स्वाभाविक है। 5वां बिंदु है केचुआ
ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन हार्मोन का स्राव करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंचुए के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्राव किया जाता है जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो एक तो ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है, तो इससे इन हार्मोनों के स्राव से पौधों की वृद्धि होगी और रोग प्रतिरोधी जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। और एक और है कि देसी खाद की तुलना में एक्टिनोमाइसिटीज है वो इसमें अधिक मात्रा में होते हैं, लगभग 8 गुना होते हैं, अतः इनकी रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। आज इतना ही, सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स।